नमस्ते बच्चों यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के अंतर्गत अब हम लोग इटली का एकीकरण पढ़ेंगे। बच्चों, इतालवी भाषा में इटली के एकीकरण को इल रिसो रेजिमेंटो कहा जाता है। 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में बटा था। इटली का एकीकरण 1815 में इटली पर नेपोलियन बोनापार्ट के राज के अंतिम पर होने वाले वियना सम्मेलन के साथ में शुरू हुआ। 1870 में राजा वित्तोरियो एमानुएले की सेनाओं द्वारा रोम पर कब्जा होने तक यह एकीकरण की प्रक्रिया चली। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक ऑस्ट्रिया और पोप का शक्तिशाली राज्य था। 1870 के बाद भी कुछ इतालवी प्रदेश संगठित इटली में शामिल नहीं थे। वे प्रथम विश्व युद्ध के बाद इटली का हिस्सा बने। अब एक इसमें प्रश्न आता है कि इटली के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना कहाँ से आई। तो इसका सबसे बड़ा कारण जो था वो नेपोलियन के युद्ध थे, जो जर्मन में भी यही कारण था। नेपोलियन के युद्धों के कारण इटली वासियों ने एकता की भावना का अनुभव किया, लेकिन यही एकता की भावना बाद में नेपोलियन के अगेंस्ट भी कार्य करने लगी। तो इटली वासियों ने अपने देश को एक राष्ट्र के रूप में संगठित करने का निश्चय किया। कई बार जन आंदोलन हुए, लेकिन उन्हें निर्ममतापूर्वक कुचल दिया गया। इटली वासियों को रोम का प्राचीन इतिहास पता था कि किस तरह रोम विज्ञान, कला, विद्या के क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करता था, और वे अपने इतिहास का गौरव प्राप्त करने के लिए फिर से प्रयत्न करने लगे। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ समस्याएं ऐसी थीं जर्मनी और इटली के एकीकरण में जो एक जैसी थीं। सबसे पहले जो समस्या थी वो ऑस्ट्रिया की समस्या थी। ऑस्ट्रिया ना तो जर्मनी का एकीकरण चाहता था और ना तो इटली का एकीकरण होने देना चाहता था। और दूसरा पोप भी इन राज्यों को संगठित होने नहीं देना चाहता था। और एक जो कारण था वो फ्रांस भी था। फ्रांस भी इन राज्यों को संगठित नहीं होने देना चाहता था। ये कुछ एक जैसे कारण थे इटली और जर्मनी के एकीकरण में। अब हम देखते हैं कि वियना कांग्रेस के बाद इटली की कैसी स्थिति थी। तो उत्तरी इटली में लोम्बार्डी और वेनेशिया के प्रदेश ऑस्ट्रिया के अधीन थे। मध्य इटली में पोप का शासन था, जिसकी सुरक्षा फ्रांस करता था। इटली में नेपल्स और सिसिली के राज्य पर बर्बो वंश का शासन था। ऐसी स्थिति वियना कांग्रेस के बाद इटली की थी। इस प्रकार इटली को 3 भागों में बांट दिया गया था, जिन पर अलग अलग शासक राज्य करते थे। 1815 के बाद इटली के देशभक्तों के सामने 3 प्रमुख समस्याएं थीं। पहली, इटली के वे प्रदेश जो ऑस्ट्रिया के प्रभाव में थे उन्हें मुक्त कराना। दूसरा, इटली के शासन को लोकतंत्र के अनुकूल बनाना। तीसरा, इटली में राष्ट्रीय एकता की स्थापना करना। तो अनेक बाधाओं के बीच इटली के देशभक्तों ने राष्ट्रीय एकता का प्रयास प्रारंभ कर दिया। गुप्त समितियों का गठन किया गया, जिसमें सबसे प्रसिद्ध कार्बोनरी संगठन था। कार्बोनरी संगठन का सदस्य जूसेपे मैत्सनी भी था, जिसकी प्रेरणा से अनेक विद्रोह हुए, जिन्हें मेटरनिख, जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, उसने कुचल दिया। अब तक देशभक्तों को ये पता चल गया था कि ऑस्ट्रिया का प्रभाव जब तक समाप्त नहीं होगा इटली पर से, तब तक एकता के सारे प्रयास विफल ही होंगे, तब तक हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इटली के एकीकरण में प्रमुख व्यक्ति कौन कौन से थे। वैसे तो बहुत से व्यक्ति इसके एकीकरण में शामिल थे, बहुत से लोग सक्रिय थे, लेकिन कुछ व्यक्ति इसमें प्रमुख हैं।
उनके बारे में हम लोग देखते हैं कौन कौन से लोग थे। सबसे पहला नाम आता है ज्यूसेपे मैत्सनी। पहला नाम इसका क्यों आता है? इसलिए कि इसने राष्ट्रीय एकीकरण के आदर्श को समय पर दिया था। इसलिए राष्ट्रीय एकीकरण के आदर्श को समय पर देने का श्रेय मैत्सनी को है। यह गणतंत्र का समर्थक था। इसने यंग इटली की 1831 में स्थापना की, 1831 में। इसे राष्ट्रीय आंदोलन का पैगंबर कहा जाता है। ज्यूसेपे मैत्सनी का मानना था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी। अतः इटली छोटे राज्यों और प्रदेशों के पैबंदों की तरह नहीं रह सकता था। उसे जोड़कर राष्ट्रों के व्यापक गठबंधन के अंदर एकीकृत गणतंत्र बनाना ही था। मैटरनिख ने उसके लिए एक बात कही थी। तो मैटरनिख के अनुसार हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको बताया था? मैत्सनी को बताया था। इसके बाद आता है विक्टर एमानुएल द्वितीय। ये पिएडमॉन्ट का शासक था। लोकवाद एवं राष्ट्रीयता का समर्थक था, उदारवादी था, देशभक्त, वीर, धैर्यवान व्यक्ति था। इसके बारे में कहा जाता है कि अगर ये ना होता तो इटली का एकीकरण असंभव तो नहीं लेकिन कठिन अवश्य था। यह दूसरे यूरोपीय शासकों से थोड़ा अलग था। काबूल इसका योग्य प्रधानमंत्री था। इसके बाद आता है गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी रेड शर्ट्स का संस्थापक था। इसे इटली की तलवार कहा जाता है। राष्ट्रीय एकीकरण में इसका महत्वपूर्ण योगदान था। 1860 में रेड शर्ट्स के सहयोग से इसने नेपल्स और सिसिली को स्वतंत्र कराकर उन्हें राष्ट्रीय धारा में जोड़ दिया। ये इसके कार्य भी हैं गैरीबाल्डी के। 1862 में इसका देहांत हो गया। चौथा सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति इटली की राजनीति में या इटली के एकीकरण में कैमिल बेंसो काबूर था, जिसका नाम काउंट कैमिलो डी कैबूर था। यह एक कुशल राजनीतिज्ञ व्यक्ति था, वैध सत्ता का समर्थक था। इंग्लैंड की संसदीय प्रणाली से ये बहुत प्रभावित था। व्यवहारिक व्यक्ति था एवं दृढ़ निश्चयी व्यक्ति था। 1848 में देश की संसद का सदस्य बना और 1852 में पिएडमॉन्ट का प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ। पिएडमॉन्ट का प्रधानमंत्री नियुक्त होते साथ ही इसने सबसे पहले पिएडमॉन्ट की आर्थिक उन्नति पर ध्यान दिया और परिस्थितियों के अनुसार कार्य करके इसने इटली के एकीकरण को सरल बनाया। ये राजतंत्र का बहुत बड़ा समर्थक था। इसकी गृह नीति ये थी कि जब तक राज्य मजबूत नहीं होगा तब तक संघर्ष सफल नहीं होंगे। इसलिए उसने सबसे पहले पिएडमॉन्ट को एकीकरण का नेतृत्व प्रदान करने के लिए पिएडमॉन्ट को मजबूत बनाने का प्रयत्न किया। उसने अनेक सुधारों को क्रियान्वित किया। व्यापार के क्षेत्र में उसने खुला छोड़ दो की नीति का अनुसरण करके राजकीय संरक्षण प्रदान किया। यातायात, कृषि, शिक्षा, सेना, कानून की व्यवस्था में सुधार किया एवं बैंक के नियम भी सुधारे। इसने रेलवे के विकास पर विशेष ध्यान दिया, क्यों इटली के एकीकरण में आप कह सकते हो कि सबसे अधिक योगदान रेलवे के विकास का था। इन सब कारणों से पिएडमॉन्ट की बहुमुखी प्रगति हुई। इसने सभी का सहयोग लिया, सभी नेताओं का सहयोग लिया पिएडमॉन्ट की प्रगति के लिए, जिसके कारण इसे मैत्सनी और गैरीबाल्डी जैसे नेताओं का सहयोग प्राप्त हुआ, जनता का भी सहयोग प्राप्त हुआ। इसमें काबूर को पता था कि जब तक मैं विदेशी सहायता नहीं लूँगा तब तक इटली का एकीकरण
सफल नहीं हो सकता है। उसे पता था कि ऑस्ट्रिया को यदि अपन इटली में ऑस्ट्रिया के खिलाफ यदि कोई उसकी मदद कर सकता है तो वह है फ्रांस। तो फ्रांस की मदद लेने के लिए उसने या फ्रांस को खुश करने के लिए उसने 1854 से 56 में क्रीमिया के युद्ध में फ्रांस की सहायता की और इस तरह से क्रीमिया के युद्ध के बहाने उसे विदेशी सहायता प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो गया। सन 1858 में प्लाम्बियर्स नामक स्थान पर एक समझौता हुआ जो इस प्रकार था। उस समय फ्रांस पर नेपोलियन तृतीय का शासन था। फ्रांस को नीस और सेवाएं देने का वचन दिया काबूर ने और बदले में फ्रांस उसको 2 लाख सैनिक देगा ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध करने के लिए। तो फ्रांस का सहयोग प्राप्त करके यहाँ पर ऑस्ट्रिया के ऊपर जब काबूर ने हमला कर दिया, युद्ध की घोषणा कर दी, तो सबसे पहली जो एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई वो लोम्बार्डी से शुरू हुई। तो लोम्बार्डी में विद्रोह भड़का दिया काबूर ने। लेकिन अब क्या हुआ कि यहाँ पर फ्रांस पीछे हट गया, उसको इसमें युद्ध में कोई फ़ायदा नहीं दिखा, तो वह युद्ध से पीछे हट गया और उसने ऑस्ट्रिया के साथ में संधि कर ली। तो अब यहाँ पर क्या हुआ भी इस फ्रांस के हटने के कारण इटली और ऑस्ट्रिया के बीच में एक ज्यूरिख संधि हो गई। इस ज्यूरिख की संधि के कारण कुछ समझौते हुए जिसमें लोम्बार्डी का प्रदेश पीडमार्ट के अधिकार में दे दिया गया, वेनेशिया को ऑस्ट्रिया के अधिकार में ही रखा गया, नीस और सेवाय के प्रदेश फ्रांस को दे दिए गए। तो इस तरह से लोम्बार्डी पीडमार्ट में शामिल हो गया। पहला एकीकरण की प्रक्रिया लोम्बार्डी से शुरू हुई। इसके बाद मध्य इटली का एकीकरण आता है। मध्य इटली का एकीकरण के लिए जो भी आंदोलन चला वह इटालियन राष्ट्रीयता की अपनी मिसाल था। इसका नेता गैरीबाल्डी था। मोडेना, पर्मा और टस्कनी के राज्य जनमत द्वारा पीडमार्ट में मिलने का फैसला किया। इस प्रकार मध्य इटली का एकीकरण हो गया। ये जो 2 राज्य शामिल हुए इटली में, ये थे सिसिली और नेपल्स, जहाँ पर बूर्बो वंश का शासन था। इसके बाद वेनेशिया का प्रदेश आता है। वेनेशिया, आप लोगों को याद होगा कि जब फ्रांस के साथ जर्मनी का युद्ध चल रहा था, तो जर्मनी ने इटली से मदद मांगी थी और इटली को कहा था कि अगर आप मेरी मदद करोगे तो वेनेशिया का प्रदेश मैं आपको दे दूंगा। दोनों का एकीकरण एक साथ ही चल रहा था। तो इटली ने जर्मनी का साथ दिया और यहाँ पर जब जर्मनी फ्रांस से जीत गया तो वेनेशिया का प्रदेश उसने इटली को दे दिया। इस तरह से वेनेशिया इटली में मिला लिया गया। इसके बाद आपका बचता है रोम का प्रदेश यहाँ पर बचता है। तो रोम, जब फ्रांस से जर्मनी का युद्ध चल रहा था तो फ्रांस ने अपनी सेनाओं को रोम से वापस बुला लिया। आप लोगों ने पढ़ा था कि रोम की सुरक्षा फ्रांस करता था। फ्रांस के सैनिक रोम में हमेशा बने रहते थे। तो इस कारण यहाँ से जीतना इटली को मुश्किल था। तो जब फ्रांस का युद्ध जर्मनी के साथ में चल रहा था तो फ्रांस ने अपनी सेनाओं को रोम से वापस बुला लिया। इस तरह से रोम क्या हुआ, कमज़ोर हो गया और इसी समय इटली ने रोम के ऊपर हमला बोल दिया और इस तरह से रोम को जीत करके अपने में मिला लिया। इस तरह से इटली का एकीकरण पूरा हुआ।
20 सितंबर 1870 को इटली के सेनापति केडोमी ने रोम पर इटली का अधिकार स्थापित कर लिया। इटली वासियों की यह अंतिम इच्छा भी पूरी हो गई। 2 जून 1871 ईस्वी को विक्टर एमानुएल ने रोम में प्रवेश किया और इटली की संसद का उद्घाटन करते हुए उसने इटली के एकीकरण की घोषणा कर दी। इसके बाद हम लोग आते हैं ब्रिटेन की अजीब दास्तान। ब्रिटेन में बहुत से लोगों का मानना है कि कोई खून खराबा नहीं हुआ था। धीरे धीरे चलने वाली एक बहुत लंबी प्रक्रिया थी यहाँ की। यहाँ बहुत सी नरजातियाँ रहती थीं। नरजाति मतलब एक साझा नस्ली जनजाति या सांस्कृतिक उद्गम अथवा पृष्ठभूमि जिसे कोई समुदाय अपनी पहचान मानता है। इस तरह की यहाँ पर जातियाँ रहती थीं, जिसमें हैं अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट या आयरिश, जो प्रमुख यहाँ पर जातियाँ थीं। यहाँ की सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपराएं थीं अपनी अपनी अलग अलग। जैसे जैसे यहाँ पर आर्थिक समृद्धि बढ़ती चली गई, तो वैसे वैसे आंग्ल राष्ट्र अन्य राष्ट्रों के ऊपर अपना प्रभुत्व बढ़ाने लगा। बहुत लंबे टकराव और संघर्ष के बाद 1688 में आंग्ल संसद ने राजतंत्र से ताकत छीन ली और एक राष्ट्र राज्य का निर्माण किया, जिसके केंद्र में इंग्लैंड था। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन 1707 से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। इससे इंग्लैंड ने व्यवहार में अपना प्रभुत्व स्कॉटलैंड पर जमा लिया। ब्रितानी संसद में आंग्ल सदस्यों का ही दबदबा था। तो इस दबदबे का नुकसान ये हुआ कि जो स्कॉटलैंड की संस्कृति थी और राजनैतिक संस्थान थे, वो योजनाबद्ध तरीके से दबाए गए। और जो यहाँ के स्कॉटिश हाईलैंड्स के निवासी थे कैथोलिक कुल के, उन्होंने जब आज़ादी व्यक्त करने का प्रयास किया, स्वतंत्र होने का प्रयास किया, तो उनका बहुत ज़बरदस्त तरीके से दमन किया गया, दबाया गया। तो स्कॉटिश जो हाईलैंड्स के लोग थे अपनी गैलिक भाषा भी नहीं बोल पाते थे और राष्ट्रीय पोशाक भी उन्हें अपनी पहनने की आज़ादी नहीं थे। इस तरह से बहुत से लोगों को अपना वतन छोड़ना पड़ गया। यही हश्र आयरलैंड का भी हुआ। यहाँ भी दमनकारी नीति अपनाई गई। तो यहाँ पर यह देश 2 धार्मिक गुट में बटा था। एक कैथोलिक थे, दूसरा प्रोटेस्टेंट गुट थे। तो यहाँ पर अंग्रेज़ों ने जो अल्पसंख्यक थे उसको बढ़ावा दिया और बहुसंख्यक कैथोलिक पर उनको दबाव डालने की छूट दे दी। इसका प्रभाव ये हुआ कि कैथोलिकों ने विद्रोह कर दिया। उनके विद्रोह को निर्ममता से कुचला गया, जिसकी अगुवाई की थी वोल्फ और उसकी यूनाइटेड आयरिशमैन ने की थी 1798 में। विद्रोह असफल रहा और 1801 में आयरलैंड को यूनाइटेड किंगडम में शामिल किया गया। इस तरह से ब्रितानी राष्ट्र का निर्माण हुआ। आंग्ल संस्कृति का प्रचार प्रसार किया गया। ब्रिटेन के प्रतीक चिन्ह बनाए गए। ब्रितानी झंडा, जिसे यूनियन जैक कहा जाता है, राष्ट्रीय गान गॉड सेव आवर नोबेल किंग, और पुराने राष्ट्र इस संघ में मातहत सहयोगी के रूप में रह गए। इस तरह से ब्रिटेन का एकीकरण हो गया। इसके बाद आता है राष्ट्र की दृश्य कल्पना। राष्ट्र की दृश्य कल्पना में आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने 9th में भी पढ़ा था। 18वीं
और 19वीं सदी में कलाकारों ने राष्ट्र का मानवीकरण किया। मानवीकरण का मतलब किसी प्रकृति को या किसी राष्ट्र को मानव रूप देना, मनुष्य को का रूप देना। तो यहाँ पर राष्ट्र को नारी का रूप दिया गया, तो नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन गई। फ्रांस में इसे लोकप्रिय ईसाई नाम मारी आन दिया गया। उसे स्वतंत्रता और गणतंत्र के चिन्ह दिए गए। लाल टोपी और तिरंगा और कलगी, ये 3 राष्ट्रीय चिन्ह दिए गए थे एकता की, जनता को राष्ट्रीय एकता की याद दिलाने के लिए। चौराहों पर प्रतिमाएं लगाई गई। सिक्कों और टिकटों पर भी मारियान की छवि अंकित की गई। अब आता है जर्मन राष्ट्र में जर्मेनिया का नाम दिया गया, जो बलूत वृक्षों का मुकुट पहनती है। बलूत वृक्ष के पत्ते वीरता का प्रतीक माने गए हैं। इसी तरह आप लोग देखोगे कि जो न्याय का प्रतीक माना गया है, वो भी एक देवी के रूप में माना गया है, जो अपनी आँखों पर काले रंग की पट्टी बांधती हैं और हाथ में तराजू ली रहती हैं, जिसका एक पलड़ा ऊपर की ओर उठा रहता है और एक पलड़ा नीचे की ओर रहता है। इसके बाद आता है राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। 19वीं सदी की अंतिम चौथाई तक आते आते आदर्शवादी राष्ट्रवाद की परिभाषा या लक्ष्य बहुत सीमित हो गई थी। एक दूसरे के प्रति सहयोग, प्रेम की भावना एक दूसरे के मन से समाप्त हो चली थी। इसका फ़ायदा यूरोपीय शक्तियों ने साम्राज्यवादी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उठाया। एटीन 1871 में जो राष्ट्रवादी तनाव का मुख्य क्षेत्र बाल्कन क्षेत्र था, क्योंकि यहाँ पर भौगोलिक और जातीय भिन्नता बहुत ज़्यादा थी। कई क्षेत्र इसमें शामिल थे जिन्हें स्लाव कहा जाता है। यहाँ पे जो लोग रहते थे उन्हें स्लाव कहा जाता था। बाल्कन क्षेत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। रोमानी राष्ट्रवाद के विचारों के फैलने से ऑटोमन साम्राज्य के विघटन की स्थिति विस्फोटक हो गई थी। ऑटोमन साम्राज्य ने आधुनिकीकरण और आंतरिक सुधार के जरिए अपने साम्राज्य को मजबूत बनाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन उसको इसमें बहुत कम सफलता प्राप्त हुई। और उसके अधीन जो भी यूरोपीय राष्ट्रीयताएं थी, वो चंगुल से निकल करके स्वतंत्रता की घोषणा करने लगी। तो उन्होंने इतिहास का इस्तेमाल यह साबित करने के लिए किया कि वो कभी स्वतंत्र थे, और बाद में विदेशी शक्तियों ने उन्हें अपने अधीन कर लिया। तो इस तरह से इस समय बाल्कन क्षेत्र के विद्रोही राष्ट्रीय समूहों ने अपने संघर्षों को लंबे समय से खोई हुई आज़ादी को वापस लाने के प्रयास के रूप में देखा। तो जैसे जैसे लोग अपनी पहचान और स्वतंत्रता को परिभाषित करने की कोशिश कर रहे थे और प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे, वैसे वैसे बाल्कन क्षेत्र टकराव का क्षेत्र बनता चला जा रहा था। अब यहाँ पर एक राज्य दूसरे राज्य से बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करता था। क्यों ईर्ष्या करता था? क्योंकि हर राज्य दूसरे राज्य को हथियाने की चेष्टा में लगा हुआ था। और यहाँ पर समस्या और भी जटिल होती चली जा रही थी, क्योंकि कई बड़ी शक्तियों के बीच में प्रतिस्पर्धा हो रही थी। लोग अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे, नौसैनिक शक्तियाँ बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे, व्यापार बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे।
तो जैसे जैसे बाल्कन समस्या बढ़ रही थी वैसे वैसे प्रतिस्पर्धाएं खुल करके सामने आ रही थी। अब इसमें जो मुख्य शक्तियां थीं, रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी की हर ताकत बाल्कन पर अपनी शक्तियों को की पकड़ को कमज़ोर करके क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहती थी। वो दूसरी शक्तियों को कमज़ोर करना चाहती थी और अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहती थी। इस तरह से वहाँ पर कई युद्ध हुए और परिणामतः प्रथम विश्व युद्ध हुआ। 1914 में राष्ट्रवाद यूरोप को महान विपदा की ओर लेकर के गया। अनेक देशों ने 19वीं सदी में अनेक देशों ने जिनका 19वीं सदी में और यूरोपीय शक्तियों ने औपनिवेशीकरण किया था, साम्राज्यवादी प्रभुत्व उसका विरोध करने लगे। हर तरफ साम्राज्य विरोधी आंदोलन विकसित हुए। तो एक तरह से ये हुआ कि हर राष्ट्र स्वतंत्र होने का प्रयास कर रहा था। जब स्वतंत्र होने का प्रयास कर रहा था तो वहाँ पर विद्रोह होगा तो अशांति फैलेगी। तो इस तरह से स्वतंत्र होने के प्रयास में बाल्कन क्षेत्र में अशांति का माहौल बना हुआ था।